तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज का दिन बहुत ही शानदार दिन है क्योंकि बहुत सारे साथियों के रिटन एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथियों का जो रिटन एग्जाम के सारे स्केल्स के जो रिटन एग्जाम हुए थे 9 तारीख को, तो वो डिक्लेयर हो गए हैं। तो जिन साथियों ने कठिन सवालों के बाद भी सफलता हासिल करी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई, क्योंकि एक पड़ाव और बचा है जिसको साक्षात्कार कहते हैं और इंटरव्यू कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैकेंसी थी और वैकेंसी के बाद जो उनका चयन किया गया है रिटन एग्जाम में, उन्होंने जो सेलेक्ट हुए हैं, तो वो सबसे बड़ा मैटर इसलिए करता है क्योंकि वैकेंसी अगर 1900 वैकेंसी है तो रिटर्न में क्वालिफाई किया 59 लोगों ने, 0 to 1 में 59 लोगों ने क्वालिफाई किया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण रह जाएगा कि इंटरव्यू में वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब जितने लोगों ने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया उनको इंटरव्यू में शानदार सफलता मिलने वाली है। बस अच्छे से ड्रेसअप होके अच्छा जो कम्युनिकेशन स्किल के साथ जाएंगे तो पूरी तरह से हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से सफलता उनको मिलेगी। तो वैसे अदर स्किल्स में भी जो भी वैकेंसी थी उसका बहुत ही कम लोगों ने क्वालिफाई किया। अनामिका जी दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, उनसे भी बात करेंगे सेशन के बाद। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आप सर आपको भी थैंक यू। आपका सपोर्ट के बिना नहीं होता सर। चलिए बहुत बढ़िया। आपका सपोर्ट है इसलिए मेरा रिटर्न क्लियर हो गया सर। तो सेशन के बाद आप लोगों से भी 1-1 मिनट 2-2 मिनट बात करेंगे। तो आज ठीक है के सर, जो थैंक यू। साथी हैं आज जिस सेशन के लिए हैं, फटाफट हम लोग सेशन पे और आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे रिकॉल क्वेश्चन का, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक साथी निशांत जी ने हमसे साझा किया था। और जो साथी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथी 30 जनवरी जो कल संडे था उनका एग्जाम हुआ, तो उनका जो फीडबैक आया वो भी बहुत ही शानदार कि अच्छा गया उनका एग्जाम। कल 2 बैंकों का एग्जाम था और एक बैंक था कर्नाटका ग्रामीण बैंक। तो कर्नाटका ग्रामीण बैंक के साथियों का भी एग्जाम बहुत ही जबरदस्त गया। और जो ग्रामीण बैंक के साथी उनका फीडबैक आया, उनके सवाल भी आए, उनका कहना था कि रिकॉल क्वेश्चंस में से बहुत ज़्यादा सवाल आए। रिकॉल क्वेश्चन में से जो बैंकों के दूसरे जो रिकॉल क्वेश्चन है उनके बहुत सारे सवाल आए हैं और इंटरनल सवाल कम आए हैं। कर्नाटका ग्रामीण बैंक में 20 से कम इंटरनल सवाल आए हैं, लगभग 18 तकरीबन इंटरनल सवाल आए हैं, बाकी जो जनरल बैंकिंग के सवाल आए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मिला जुला है, 60-40 का रेशियो, 60% जनरल बैंकिंग से 40% इंटरनल से है, लगभग 50-50 भी मान लें। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूं, कल एग्जाम हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, उनके कुछ सवालों का, क्योंकि जब भी आप रिकॉल क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं तो आपको जो सवाल आ रहे हैं अगर उनको ठीक तरीके से देख पाते हैं तो पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। पूरा टॉपिक को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है और वही सवाल हूबहू जो है आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम में आ जाता है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है और बहुत ही पॉपुलर सवाल आते हैं, थोड़ा सा उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है, सवाल को अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन सवाल जो है वही आते हैं। पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन में, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट फॉर इंडिविजुअल बारोवर अंडर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। तो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर जो प्रायोरिटी सेक्टर के एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है और एक एंसिलरी सर्विसेज के तौर पर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर है, तो उस एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर में प्रायोरिटी सेक्टर के लिए जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट है इस स्कीम, इस योजना में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट इंडिविजुअल बोरोवर के लिए कितना है। आप लोग भी कमेंट करके इन सवालों के जवाब आप लिख सकते हैं। तो यस यशवंत जी एक जगह सेटल हो जाइए जरा, सर है ना। सर जी सर जी सर ये जगह बैठ जाइए एक बार तो अच्छा रहेगा, जी क्योंकि जब स्थान ग्रहण हो जाता है तो फिर मन स्थिति ठीक हो जाएगी। जब मन अवस्था ठीक हो जाता है तो व्यवस्था ठीक हो जाता है ना। तो बढ़िया बैठ गए, देखिए जगह मिल गया है ना। वैसे भी जब बैंक से आते हैं तो एक अच्छा जगह चाहिए घर में, है ना। जी चलिए सर तो यहाँ पर निशांत जी ने कहा कि यहाँ पर इंडिविजुअल बोरोवर की बात करें तो यहाँ पर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के लिए जो अगर प्रोजेक्ट कास्ट की बात सवाल पूछा गया हो प्रोजेक्ट कास्ट का, तो इंडिविजुअल बोरोवर के लिए 20 लाख है। और
अगर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बोरोवर है तो उसके लिए 25 लाख है, और अगर मान लीजिए एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के तहत ग्रुप एक्सपोजर के लिए है तो 1 करोड़ की बात है। और एंसिलरी सर्विसेज के लिए अगर पूछा गया हो तो 100 करोड़ पर बोरोवर है, जैसा कि निशांत राय जी ने यहाँ जवाब दिया है। लेकिन सवाल के हिसाब से ये जो 100 करोड़ पर बोरोवर दिया आपने, ये एंसिलरी सर्विसेज में एग्रीकल्चर के क्लासिफिकेशन के लिए प्रियरिटी सेक्टर में कितना होगा, तो 100 करोड़ पर बोरोवर होगा। लेकिन यहाँ पर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर में अगर ये सवाल पूछा गया है तो इंडिविजुअल बोरोवर के लिए जो प्रोजेक्ट कास्ट होगा 20 लाख होगा, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है तो 25 लाख होगा, और ग्रुप प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ होगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल पूछा गया तो इंडिविजुअल के लिए कितना होगा, वो होगा 20 लाख होगा। और एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं। वो इस तरह से जो है क्लिनिक है जहाँ से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फर्स्ट डोज ऑफ क्रेडिट लिंकेज ऑफ एसएचजी अंडर डे एनआरएलएम स्कीम। देखिए डे एनआरएलएम जो एसएचजी की स्कीम है क्रेडिट लिंकेज, इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इसका शब्दशः याद होना चाहिए, इसकी पूरी जो पॉलिसी है आपको याद होनी चाहिए। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसमें से सवाल आने ही आने हैं, और इसका सामना भी आपको बैंक में दैनिक जो कार्यविधि करते हैं उसमें भी सामना करना पड़ता होगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट डोजेज ऑफ क्रेडिट लिंकेज टू एसएचजी अंडर डे एनआरएलएम स्कीम। तो पहला जो डोज है, जो हमारे साथी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, अगर पढ़े होंगे तो वो भी टाइप करके यहाँ पर जो है चैट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं। जो एसएचजी का लिंकेज होता है, पहले तो एसएचजी का निर्माण किया जाता है। एसएचजी का निर्माण किया जाता है सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए। उनमें जो ग्रुप में महिलाएं होती हैं उनको एक ग्रुप में इकट्ठा करने के लिए, ताकि उनका आत्मबल बढ़े, मनोबल बढ़े, उनमें ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, साथ ही साथ उनमें एक बचत करने की आदत डाले, और आपसी जो तालमेल हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, एक दूसरे का सहयोग करें। इसके लिए कॉर्पस तैयार करते हैं ये, और हर हफ्ता या जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी रखी है उसमें मीटिंग करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, और गवर्नमेंट इसमें जो है मदद करती है उनको बनाने में, फॉर्मेशन में, उनको रिवॉल्विंग फंड देती है। और रिवॉल्विंग फंड देने के बाद क्रेडिट लिंकेज के लिए बैंक की ओर जाना पड़ता है। तो जब कोई ग्रुप 3 महीने का होता है तो उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, बशर्ते पंचसूत्र का पालन करता हो। तो अगर एक ग्रुप पंचसूत्र का पालन करता हो, जिसमें रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी और रेगुलर अकाउंट, ये सारी चीज़ें अगर मेंटेन करते हैं एक ग्रुप, तो उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में नंबर अच्छे आते हैं तो उनको रजिस्टर्ड किया जाता है जनपद में, जिला पंचायत, जहाँ भी उनका सरकारी संस्थाओं में रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको एक रिवॉल्विंग फंड मिलता है जो उनके कॉर्पस में उनको मदद करता है और उनकी बचत को है सुदृढ़ करता है। तो उस कॉर्पस के आधार पर फिर जब बैंक में आते हैं 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद उनको जो पंचसूत्र का पालन करते हैं उनको बैंक से एक क्रेडिट लिंकेज मिलता है। और ये क्रेडिट लिंकेज जो मिलता है मे बी सैंक्शन अमाउंट इन डोजेज में सैंक्शन अमाउंट मिलता है, और मिनिमम सैंक्शन जो है 6 लाख देना है। तो ये टर्म लोन भी हो सकता है और ये वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है। भले स्क्रीन में यहाँ पर टर्म लोन दिख रहा है आपको, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है और टर्म लोन भी हो सकता है, लेकिन इसको डोजेज में दिया जाता है। तो अगर सैंक्शन की बात किया जाए तो सैंक्शन अगर बोलेंगे तो मिनिमम सैंक्शन 6 लाख देना है। कितना देना है? मिनिमम सैंक्शन 6 लाख देना है। लेकिन अगर पहला फर्स्ट ईयर का अगर क्रेडिट लिंकेज मांगा गया है तो फर्स्ट ईयर क्रेडिट लिंकेज का 6 टाइम ऑफ कॉर्पस और मिनिमम 1 लाख। तो 6 टाइम ऑफ कॉर्पस और मिनिमम 1 लाख जो है देना है। मान लीजिए इसका कॉर्पस जो है वो है 10,000 है। कितना है? 10,000 है। उस ग्रुप का कॉर्पस 10,000 है, तो 6 टाइम ऑफ कॉर्पस कितना हुआ? 60,000। लेकिन उसको 1 लाख मिलेगा, मिनिमम 1 लाख मिलेगा। यस, 6 टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पस या मिनिमम 1 लाख, विच एवर इज हायर। ये निशांत जी ने बहुत अच्छा लिखा। तो 6 टाइम ऑफ कॉर्पस या मिनिमम 1 लाख, विच एवर इज हायर, ये जो है ये आपको मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, इसमें देखिए सेकंड ईयर में 8 टाइम्स ऑफ कॉर्पस एंड 2 लाख, थर्ड ईयर में 6 लाख, मिनिमम 6 लाख है, और फोर्थ ईयर में अबव 6 लाख। तो अबव 6 लाख है, और उसके बाद नीड बेस है ना, उसके बाद नीड बेस है, उनको समूह को जितने की जरूरत होती है। और एक सवाल जो पूछा जा रहा है समूह में,
वो पूछा जा रहा है कि विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी कितना लोन दिया जा सकता है। तो आप लोग जरा कमेंट करके बता दीजिए विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। तो विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी जो है समूह को, एसएचजी को 20 लाख रुपए तक के लोन जो है प्रोवाइड किया जा सकता है, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। एज पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड रूल द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग एंड देयर आफ्टर इन मल्टीपल ऑफ। पूछा गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो मतलब भविष्य सुरक्षा निधि योजना जो है, तो भविष्य सुरक्षा निधि योजना में जो मिनिमम अकाउंट ओपन करने के लिए कितना रुपए की जरूरत होती है और उसके बाद मल्टीपल कितने में जमा कर सकते हैं। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही एक अच्छा गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम्स है, जिसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, फिर उसमें जो इंटरेस्ट में उसमें भी बेनिफिट मिलता है, तो ट्रिपल एग्जम्पशन है इसमें। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पूछा गया कि मिनिमम जो अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट कितना है। तो आज हमारे साथी जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, इन सवालों के उत्तर जो हैं आप लोग कमेंट करिए, है ना। कमेंट करेंगे तो आपका भी अभ्यास होगा कि कितनी देर में आप इन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं, सवालों को पढ़ सकते हैं। तो एज पर द पीपीएफ रूल 2019 द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपनिंग एंड देयर आफ्टर इन मल्टीपल ऑफ। तो जब पब्लिक प्रोविडेंट फंड प्रशांतो जी ने लिखा है 500, एक्चुअल में फाइनेंशियल ईयर में 500 है, फाइनेंशियल ईयर में अगर देखेंगे तो 500 है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया क्या, मिनिमम अकाउंट ओपनिंग। तो मिनिमम अकाउंट ओपनिंग के लिए 100 रुपीज़ है। कितना है मिनिमम अकाउंट ओपनिंग के लिए? 100 रुपीज़ है। अगर कोई हितग्राही जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए खाता खोलना चाहता है तो जिस समय खाता खोलेगा उसमें मिनिमम 100 रुपीज़ जमा करना है। अब अगर मिनिमम डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर की बात होती है तो 500 मिनिमम है। अगर मैक्सिमम डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर की बात होती है तो 1.50 लैक्स होता है, 1.5 लाख रुपए होता है। और मल्टीपल की बात होती है तो 5 रुपए के मल्टीपल में जमा कर सकता है। और मैक्सिमम डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर करें तो 12 हो गया। तो यहाँ पर ये जो सवाल पूछा गया है, इस सवाल का आंसर क्या होगा? मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट ओपनिंग, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए 100 रुपीज़ हो जाएगा, और मल्टीपल मतलब 5 रुपए के मल्टीपल में। लेकिन अगर मिनिमम फाइनेंशियल ईयर के पूछा जाएगा तो 500 होगा, और मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर के लिए पूछा जाएगा तो कितना होगा? वो 12 होगा, वो होगा 12। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल देखिए, बहुत ही पॉपुलर सवाल, फेमस सवाल कहा जाए, हर एग्जाम में आने वाला सवाल कहा जाए। ये देखिए बढ़िया सा ताला लगा दिए, है ना। ये अश्विन जी ये ताला देख रहे हैं, है ना। तो ये ताला देख रहे हैं जिसमें जंग लग गया, मतलब ये थोड़ा दिखाता है कि हम लोग सरफेसी के तहत ताला तो लगा देते हैं, कब्जा तो कर लेते हैं, लेकिन उसको बेच नहीं पाते, उसको बेच नहीं पाते, मतलब उसकी सेल आप एसेट जो है सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। मतलब एक सिंबॉलिक है, लेकिन ऐसा आरोप नहीं है मेरा, लेकिन एक मोटा मोटी जो सर्वे देखा गया है कि कब्जा करना आसान हो जाता है, उसको सेल करने के लिए एक एक्स्ट्रा कला कौशल की जरूरत होती है। तो व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस ड्यू इन अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ ड्यू अमाउंट फॉर एप्लीकेबल फॉर एक्शन इनिशिएशन अगेंस्ट सिक्योरिटी सिक्योर्ड एसेट अंडर सरफेसी एक्ट 2002। तो अगर किसी एनपीए बारोवर के वसूली के लिए अगर सरफेसी एक्शन स्टार्ट करते हैं तो सरफेसी एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, या उसका जो ड्यू अमाउंट है उसका कितना रुपए जो है वो पे कर लिया होना चाहिए, ये बात है। तो अभिषेक जी ने लिख दिया यहाँ पर एबव 1 लाख होना चाहिए, बहुत बढ़िया। भारत प्रताप जी ने भी लिख दिया कि वो 20% से ज़्यादा बचा होना चाहिए, जो ड्यू अमाउंट है उसका 20% से ज़्यादा बचा होना चाहिए, और 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सरफेसी एक्शन एक ज़बरदस्त टूल है, जहाँ पर अगर हमारे पास कोई सिक्योर्ड एसेट है और वो एनपीए में क्लासीफाई हो गया, एनपीए में स्लिप हो गया, तो उसका अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर 1 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 1 लाख है, तो हम इस सरफेसी एक्शन को जो है लागू कर सकते हैं। और अगर वो उसका जो ड्यू अमाउंट है वो 80% से जो है ज़्यादा नहीं पे किया गया, 80% ड्यू अमाउंट नहीं पे किया गया है, तो जो है हाँ लाइट ऑफ कर। हाँ लाइट ऑन। तो हम बात कर रहे थे
कि जो मिनिमम अमाउंट जो ड्यू अमाउंट है, मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो मोर देन 1 लाख होना चाहिए, उसका आउटस्टैंडिंग 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, एनपीए होना चाहिए, सिक्योर्ड एसेट के तहत कोई सिक्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए, और दूसरा उसका जो ड्यू अमाउंट है उसका 80% अगर पे नहीं किया है तो उसमें सरफेसी एक्शन चलाते हैं। सपोज 10 लाख रुपए का है और अगर वो 7,80,000 पे किया है तो उसमें सरफेसी एक्शन चला देंगे। देखिए 7 लाख 10 लाख का है, 7,80,000 मतलब 2,20,000 रुपया अभी आउटस्टैंडिंग है ना, तो सरफेसी एक्शन चलाएंगे क्योंकि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल है, 1 लाख से ज़्यादा है और उसका 80% से ज़्यादा पटाया नहीं है। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं सरफेसी के। और उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं चलाया जा सकता है, एनपीए होना चाहिए। फिर सरफेसी में हम क्या करते हैं, पहला नोटिस देते हैं उस हितग्राही को कि 60 दिनों का समय है, पैसा चुकता कर दीजिए, नहीं तो हम आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे। 60 दिन के समय देखते हैं, बीच में कोई अगर वो आपको कोई विरोध करता है या कोई पत्र लिखता है तो 15 दिनों के अंदर उसका जवाब दीजिए, और नहीं तो उस पर कब्जा कर लीजिए। कब्जा 2 तरह के होता है, एक सिंबॉलिक कब्जा होता है या एक होता है, हाँ लिमिटेशन पीरियड के अंदर होना चाहिए, सही बात है, और एक होता है फिजिकल कब्जा। तो सिंबॉलिक कब्जा क्या होता है, जाके एक बोर्ड टांग देते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लेन देन न करे, इस प्रॉपर्टी को बैंक ने कब्जा कर लिया है। अब दूसरा होता है फिजिकल कब्जा, जिसमें कलेक्टर की मदद लेते हैं, और यशवंत अग्रवाल जी को अगर ये एनपीए हैं तो अपने फ्लैट, जैसे शानदार फ्लैट में यहाँ है तो फ्लैट से बोलते हैं माइक लगा के, यशवंत अग्रवाल जी 2 घंटे का समय दे रहे हैं, अपना सामान वामान लेके यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो बल प्रयोग से आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसको खाली करना बोलते हैं बल प्रयोग से, ठीक है। तो उसके लिए चूंकि कानून को हाथ लेना होता है, इसलिए हम कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मदद लेते हैं, पुलिस की मदद लेते हैं। जैसे ही उसको खाली कर लेते हैं तो उसमें रिजर्व प्राइस फिक्स करते हैं, और जैसे ही कब्जा कर लेते हैं, कब्जा करने के 7 दिनों के अंदर 2 न्यूज़पेपर में हमको सूचना देनी होती है कि हमने इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। और कब्जा करने के बाद हम उसको फिर नाप तोल लेते हैं, वजन करते हैं कितना रुपए का होगा, और एक रिजर्व प्राइस फिक्स करते हैं। एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है फोर सेल प्राइस, मतलब एक मार्केट प्राइस जो अधिक अच्छे समय में कितने में बिका जाएगा, और एक होता है फोर जैसे कम समय में, मतलब खराब समय में कितने में बिकेगा, दोनों का एवरेज निकालते हैं रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस जो है आरक्षित निधि रहता है, उससे नीचे हम बेच नहीं सकते। फिर ऑक्शन निकालते हैं, ऑक्शन के बाद फिर उसकी बोली लगती है, बोली लगाते समय 10% का हिस्सा जो है पैसा पे करके जो भी खरीदार है, जो इच्छुक खरीदार है वो भाग लेता है। फिर बोली लगती है, बोली लगने के बाद जो सक्सेसफुल बीडर है उसको 25% तुरंत देना होता है, और बाकी 75% 15 दिनों के अंदर देना होता है। जैसे ही सारे पैसा दे देता है फिर सेल नोटिस इशू होता है, सेल नोटिस को लेके उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्री होने के बाद वो जो जंग लगा हुआ दिखाया ना, ये ताला जंग लगा हुआ है ना, इस ताले को तोड़ देते हैं और उसको कब्जा दे देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग सारा लोन जो है चुकता कर लेते हैं। अगर लोन के आउटस्टैंडिंग जो चीज़ें हैं अगर वो ज़्यादा हो गया तो जितना हमको ज़रूरत है उतना ले लेते हैं, बाकी जो है उसके मालिक को वापस कर देते हैं जो ट्रू ओनर है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज द लोन लिमिट फॉर EWS LIG अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। तो जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, जो स्पॉन्सर्ड योजनाएं होती हैं गवर्नमेंट की, जो जनहित में सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया है, तो ऐसी योजनाओं के बारे में हमको बहुत अच्छे से जानना होता है, क्योंकि उनके स्टार प्रचारक मोदी साहब हैं। जब ऐसी योजनाएं लॉन्च होती हैं तो एज ए बैंकर हमको उन योजनाओं के एक एक कड़ी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यही उद्देश्य रहता है, क्योंकि उसकी जानकारी आपको हो करके प्रमोशन एग्जाम में वो सवाल जो है शामिल किए जाते हैं। वो सवाल जो है शामिल किए जाते हैं, और जब प्रमोशन एग्जाम में वो सवाल शामिल किए जाते हैं तो आपको पढ़ना होता है, चाहे आप मजबूरी से पढ़ो या मैंडेटरी तरीके से पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको जानकारी होगा, क्योंकि इसके बाद आप जब मैनेजर बन जाओगे तो ऐसे योजनाओं को जो है आपको लागू करना होता है, या जो उसके सही बेनिफिशरी है वहाँ तक लास्ट माइल तक पहुँचाना होता है। जिस उद्देश्य के लिए ये योजनाएं लागू की गई हैं उन योजनाओं को उनके लास्ट माइल अकाउंट तक पहुँचाने की जवाबदारी आपकी है। आपको ऐसे बहुत सारे घर लेके हथेली में चलना होगा, है ना यशवंत जी, ये देखिए बहुत सारे ऐसे हथेली में लेके ऐसे चलना होगा, और ग्राहकों को उनके जो भी रियल बेनिफिशियरी है उनको देना होगा। तो यहाँ पर दो जो लोन लिमिट है वो 6 लाख है, EWS के लिए भी लिमिट 6 है, LIG के लिए 6 है, और MIG 1 के लिए 9 लाख है, और MIG 2 के लिए 12 लाख है। ये वो लोन लिमिट है जिसमें उनको सब्सिडी एलिजिबिलिटी है।
है ना, वो सब्सिडी एलिजिबिलिटी है। अदरवाइज नीड बेस है, लेकिन जो लोन लिमिट दिया गया है इस पर उनको जो है सब्सिडी ये योजना है, क्योंकि ये अलग अलग स्पेशल जो इनके क्राइटेरिया के आधार पर उनको सब्सिडी दी जाती है। तो ये लोन लिमिट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 6 लाख और एलआईजी जिसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कहते हैं, जिनमें हाउस होल्ड इनकम 3 लाख तक होती है, एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप जिसमें 3 से 6 लाख, MIG 1 6 से 12 लाख, MIG 2 12 से 18 लाख। तो इनमें जो लोन लिमिट है EWS और LIG के लिए 6 लाख है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये भी जबरदस्त सवाल है। ए पर्सन कैन एक्सचेंज ओवर द बैंक ब्रांच काउंटर हाउ मच पीसेस ऑफ सॉइल नोट विथ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाउ मच पर डे। एक ग्राहक यशवंत अग्रवाल जी के ब्रांच में आता है सॉइल नोट लेके आए, तो एक दिन में वो कितना नोट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बदल सकता है। तो हमारे यशवंत जी एकदम मुंड हिला रहे हैं, एक को नहीं देंगे सर, हम एक भी नहीं देंगे सर, उसको बोलेंगे बेटा तू जहाँ से लाया वहीं जा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग जो है पूरा वहाँ पर एक स्लिप लगाए रहते हैं। जब RBI विजिट करता है आपकी ब्रांच में, तो वहाँ पर देखिए अगर आपने काउंटर पे लिखा नहीं है कि हमारे यहाँ कटे फटे गंदे नोट बदले जाते हैं, अगर नहीं लिखा है तो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, अनियमितताओं को चेतावनी दे सकते हैं और आपको पेनल्टी इम्पोज करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं। तो आप लोग फिर उसके बाद बढ़िया सा बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड तो लगाए हुए हैं कि हमारे यहाँ गंदे कटे फटे नोट बदले जाते हैं, लेकिन आगे इशारा कर देते हैं चाय मत लाना, ऐसे टाइप का है ना। लेकिन नहीं करना चाहिए, हम लोग नहीं कर पाते हैं, साहस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी पूरी कार्यविधि जो हमें समझ में नहीं आती है। जिस दिन आपको पूरी कार्यविधि या उसका एजुडेक्शन का जो आपका रूल्स, नोट रिफंड के रूल और नोट किस तरीके से आपको रिफंड किए जाते हैं, कितना परसेंटेज आपको मिलेगा, कैसे नोट सॉइल्ड होते हैं, कैसे नोट म्यूटिलेटेड होते हैं, कहाँ पर बदले जाते हैं, कितना काउंटर में बदले जाएंगे, कितना बल्क में बदले जाएंगे, कितना RBI के पास जाना पड़ेगा, कितना चेस्ट के पास जाना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें अगर जान लेंगे तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। तो एक अच्छा सा वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है नोट से संबंधित, अभी शायद आज ही मैंने आपके ग्रुप में साझा किया है। अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सॉइल नोट ऐसे नोट होते हैं जहाँ पर जो है चलन में गंदे फटे हो जाते हैं, उनको सॉइल नोट कहते हैं। चलन में गंदे फटे या उसका कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जितने सारे नोट दिख रहे हैं ये गंदे हो गए हैं चलन में, और लेकिन कहीं भी पार्ट मिसिंग नहीं है, कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है। तो ऐसे नोटों को क्या कहेंगे यशवंत जी? इनको कहेंगे सॉइल नोट। क्या कहेंगे? सॉइल नोट। अगर कहीं पर पार्ट मिसिंग है या इनको अगर मान लीजिए 2 टुकड़े में भी है लेकिन पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ निशान जी बोल रहे हैं वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर, वाह मजा आ गया। वीडियो में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, वो कंप्लीट वीडियो है एक्चुअल में, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सॉइल नोट मतलब कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, नोट पूरा का पूरा है लेकिन चलन में लाने लायक नहीं है। तो ऐसे नोटों को RBI कहती है कि भैया क्लीन नोट पॉलिसी हमने जारी किया है, आप ऐसे नोटों को पब्लिक को मत दीजिए, आप इकट्ठा करिए और इनको जो है RBI को दे दीजिए और जमा कर दीजिए। तो ऐसे नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं, 100% एक्सचेंज करेंगे, है ना, जितना नोट लेके आएगा उतना ही नोट देंगे। तो एक काउंटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 20 पीसेस और मैक्सिमम 5000, 20 पीसेस है मैक्सिमम 5000 जो है ये रिप्लेस किए जाते हैं। तो हमारे यशवंत जी बोलते हैं सर एक ही बंदा आके खड़ा हो जाता है डेली काउंटर पे, कैसे करें, हर दिन 5000 लेके आ जाता है। तो पक्का यकीन है कि वो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहा होगा या कमीशन में कर रहा होगा। तो ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा रेकी कर लीजिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। अगर ऐसी बात है तो आप उसके लिए जो एहतियातन कदम उठाइए, आपके नोडल ऑफिसर चेस्ट की मदद लीजिए, और नोडल ऑफिसर की मदद, या तो हो सकता है पुलिस की भी मदद लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को सही करने के लिए लोगों को जागरूक करिए ना, पब्लिक को जागरूक कर लीजिए, जो फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए ताकि पब्लिक आपके पास आए, वो बंदा ना आए, है ना, पब्लिक आपके पास आए, पब्लिक से आप डील करिए तो उससे बेहतर संबंध भी होगा। और जब कोई पब्लिक आपके पास आएंगे ना तो आप उनसे क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट दे सकते हो। एक RDS मान लीजिए सपोज यशवंत अग्रवाल जी के पास कोई 20 नोट लेके एक्सचेंज आया, तो हम उससे थर्ड पार्टी बिजनेस कर लेंगे। कैसे? एक RD खोल लो गोटिया, RD खोल लो, किस्मत बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगा, 1 साल में इतना जमा हो जाएगा, उतना जमा हो जाएगा। गोटिया चाय पीबे, गोटिया चाय पीबे चाय। तो इस तरह से हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट उससे
मोबिलाइज कर सकते हैं कस्टमर आने से। अब वो जो एक आदमी जो ऑलरेडी बिजनेस करता है वो आके खड़ा हो गया, झगड़ा करके चेंज करके ले जाता है, तो क्या बिजनेस कर पाएंगे? वो तो सिर्फ अपना कमीशन के लिए ऐसा कर रहा है। तो सभी चीजें आप उसके एक धन तंत्र चलाने के लिए आप काबिल है। तो आपके इलाके में कैसे धन चलाना है, आपके इलाके में जो पैसों का विनिमय किस तरह से होना है, उसके बारे में आपको पुख्ता कंट्रोल या प्रबंधन जो आपके हाथ में होना चाहिए। आप राजा हैं, ठीक है, धन तंत्र के अपने इलाके में, अपने टेरिटरी में, तो आपको एक्शन प्लान उसके हिसाब से बनानी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, इफ बैंक हैज मेड एनी चेंज विदाउट नोटिस इट विल बी नोटिफाइड द चेंज विद इन हाउ मेनी डेज एज पर BCSBI रूल। जो BCSBI रूल है, BCSBI है ना, जो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया जो है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें कुछ कोड्स हैं, आपके कमिटमेंट्स हैं, कुछ कोड्स हैं, कुछ सर्विसेज के लिए हैं कि किस तरह से बेहतर ग्राहक सेवा दी जाए, या हर आपकी कार्यविधि के आधार पर आपको कुछ टाइमलाइन दिए गए हैं। एक विड्रॉल कितने मिनट में होना चाहिए, बैंक कितने बजे खुलना चाहिए, बैंक के खुलने की टाइमिंग कितनी है, कैश ऑपरेशन की टाइमिंग कितनी है, एक MMDC कितनी देर में बनेगा, एक फिक्स डिपॉजिट रिसिट कितनी देर में बनेगा, एक डिमांड ड्राफ्ट कितनी देर में बनेगा। ये सारी तमाम सुविधाएं हैं जो ग्राहक सेवा से संबंधित हैं। तो ये बड़ा सा काला सा जो फोटो है देखो, ये जो है बैंक के मैनेजर हैं, आप हैं। तो आप क्या है, पब्लिक को बताना होता है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन करनी है। लेकिन अगर ऐसी कोई सर्विसेज, ऐसी कोई चेंज किया हुआ है आपने, इंटरेस्ट रेट में बदलाव कर दिया जिसको आपने नहीं बताया नोटिस में, तो उसको नोटिफाई करना होता है 30 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 30 डेज इन फेवर ऑफ कस्टमर। यस प्रशांतो जी, बहुत बढ़िया। तो विद इन 30 डेज 30 डेज के अंदर इसको नोटिफाई करना होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द MITC इन BCSBI? BCSBI में पूछा गया कि MIT क्या है, MITC। देखिए पहले बात तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि BCSBI का फुल फॉर्म क्या है। तो BCSBI का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पूछता है, BCSBI के अंदर एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं MITC। MITC जो है वो क्या है? तो कोई साथी जानते होंगे तो आप लोग जरा टाइप कर दीजिए MITC क्या है। तो MITC एक वर्ड है जिसको कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर के अंदर जो इसकी बात रखी गई है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये हमारे साथी प्रशांतो दीप जी हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने जवाब दिया। तो यहाँ पर ये जो MITC है BCSBI में, इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें जो BCSBI के दिए हैं, एक जब पॉलिसी ऑफ BCSBI का पढ़ेंगे तो वहाँ पर MITC का जिक्र होता है, और उस MITC का फुल फॉर्म होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, उसको जरा एक बार रीड कर लीजिएगा। इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाते हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो BCSBI पूरी तरह से जो एक कोड्स एंड एथिक्स, जो स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं, जिसमें क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें लागू होनी चाहिए आपकी शाखा में, क्या क्या बोर्ड्स लगे होने चाहिए, क्या क्या सर्विसेज के आधार पर उनकी बुकलेट होनी चाहिए, मतलब आप जो भी सर्विस दे रहे हो वो पारदर्शी तौर पे हो। कई बार आपको ऐसा भी बोला जाता है कि उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई कस्टमर मांगता है, ग्राहक मांगता है, तो उसकी कॉपी दे दीजिए BCSBI के रूल्स की। और आप लोग रखते ही होंगे दराज में, अगर नहीं भी रखते हैं तो आप लोग रख लीजिए, 20-25 कॉपी अपने पास रख लीजिए। एक बुकलेट भी बैंक से प्रोवाइड होता है उसके लिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एज पर न्यू MSME डेफिनेशन, MSME will now be called micro units if they have investment up to how much crore and they have turnover of how much crore। यहाँ पूछा गया है कि MSME की नई डेफिनेशन जारी की गई है, और उस MSME की नई डेफिनेशन के आधार पर जो यूनिट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, माइक्रो यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स और मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसमें माइक्रो यूनिट्स के डेफिनेशन पूछा गया है, क्योंकि जो MSME की डेफिनेशन, जो नए यूनिट्स हैं उनमें जो डेफिनेशन है उनमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं, उनको कंपोजिट क्राइटेरिया दिया गया है। एक क्राइटेरिया जो दिया गया है वो है इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा क्राइटेरिया जो है टर्नओवर का। तो यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी है उसका एक बड़ा सा हिस्सा जो है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की धुरी पर चलता है।
क्योंकि ये प्रोडक्शन करते हैं, सर्विस देते हैं, जिससे देश की आर्थिक विकास धारा को गति मिलती है और रोजगार मिलता है बहुत लोगों को। तो ऐसे जो एमएसएमई हैं उनको बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस किया जाता है बैंकों से, और वो फाइनेंस के लिए उनकी डेफिनेशन होती है, और वो डेफिनेशन जो है माइक्रो यूनिट के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो उसको माइक्रो यूनिट्स कहते हैं। अगर यही सवाल स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए बात होती, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होती, तो उसके यूनिट्स के बारे में कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ हो और टर्नओवर जो है 50 करोड़ हो। और अगर यही मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होती तो इन्वेस्टमेंट अप टू जो है 50 करोड़ हो और टर्नओवर अप टू 250 करोड़ हो। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये तो बहुत ही नया सवाल है, और लगातार जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इस सत्र में, पिछले 2-3 महीने से जो भी सवाल अभी पूछे जा रहे हैं वो इसी पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर द डेथ क्लेम अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बहुमुखी इंश्योरेंस कवरेज योजना है, जहां पर किसी भी वजह से अगर मौत हो जाती है तो उसमें हितग्राही को 2 लाख का कवरेज मिलता है, जिसका प्रीमियम 330 रुपये पर एनम है। इसको क्वार्टर वाइज भी प्रीमियम जो है चेंज किया गया है, 258 रुपये, 172 रुपये, 86 रुपये और 330 रुपये, ये 4 कैटेगरी में इसको जो है इसका प्रीमियम दिया गया है। और इसका जो कवरेज होता है वो 1 जून से लेकर 31 मई तक होता है। मतलब अगर कोई 330 रुपये देना चाहे तो 31 मई को 330 रुपये दे दे तो उसका कवरेज 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जून, जुलाई, अगस्त इसमें वो भाग नहीं ले पाया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भाग लिया तो 258 रुपये देगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भाग लिया तो 172 रुपये लेगा। और अगर मार्च, अप्रैल, मई में लिया तो वो 86 रुपीज़ लेगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे कवरेज लिया हुआ है तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, साधारण मृत्यु हो जाती है, तो ये साधारण मृत्यु होने पर इसका एक क्लेम जो है कितने दिनों के बाद ही मिलेगा अगर मृत्यु होती है तो वो जो लॉक इन पीरियड है वो 30 डेज है। कहने का तात्पर्य है आज अगर बीमा कवरेज लिया है तो कल मृत्यु हो जाती है तो पैसा नहीं मिलेगा। आज अगर बीमा कवरेज स्टार्ट होता है और आज के बाद 30 दिनों के बाद अगर वो उनकी मृत्यु होती है तो उनको जो है क्लेम मिलेगा। लेकिन ये क्लेम जो है अगर एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु होती है तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन साधारण मृत्यु होती है तो उसको जो लॉक इन पीरियड है वो 30 डेज है। इसके पहले ये जो लॉक इन पीरियड था वो 45 डेज था, जिसको रिड्यूस करके 30 डेज रखा गया है। तो हमारे निशांत जी ने बढ़िया जवाब दिया, रिड्यूस टू 30 डेज फ्रॉम 45 डेज अर्लियर 45 डेज अर्लियर। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल। ये देखिए है ना, ये तो दिखने में भी नकली लग रहा है, वाह बहुत बढ़िया। इफ काउंटरफिट नोट्स रिटर्न बाय द पुलिस अथॉरिटी देन इट शुड बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी ईयर्स? अगर काउंटरफिट नोट्स मिलते हैं हमको तो हमारे बहुत सारे साथियों से मैं बात करता हूँ या उनका फ़ोन आता है, और जो ज़्यादातर जो है ये कैश डील करते हैं, नकदी में डील करते हैं, वो बोलते हैं सर अभी तो हम जब नोट काउंट करते हैं अगर हाथ से काउंट किए तो हमको जहाँ भी नकली नोट होता है ना उसका थिकनेस, उसका जो भी मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज या उसका जैसा छूते ही जान जाते हैं कि नकली नोट है, हाथ वहीं रुक जाता है, ऐसा कहते हैं। और बिल्कुल मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि जो कैश डील करता है ना, रोज कैश डील करता है, उसको असली नकली उसका सेंसर का, उसका हाथ ही सेंसर हो जाता है ना? एग्री करते हैं ना यशवंत जी? यस सर। उसका हाथ यस ही सर। सेंसर हो जाता है। सेंसर हो जाता है कैसे? वो हमारे पास तो पूरा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है हमारे शरीर में साहब, कहाँ लगाए, अपना शरीर पूरा साइंटिफिक तरीके से फुलफिल है, पूरा दिमाग पूरा सॉफ्टवेयर सब डाला हुआ है। तो जिस काम को आप बार बार करते हो ना उसका पूरा सेंसर जो है बन जाता है। तो नोट गिनते 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 नकली आया तो वहीं रुक जाता है, अरे ये नकली है यार, फिर जब अच्छे से देखते तो वाकई में नकली निकलता है। तो जब नकली नोट निकलते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? फाड़ना नहीं चाहिए, कलम में नकली नहीं लिखना चाहिए, सनम बेवफा नहीं लिखना चाहिए, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं ना वैसा नहीं लिखना चाहिए, या उसको बोलना बाबू ये ले ले वापस पेट्रोल पंप में चला लेना, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। पता चला वही यशवंत जी का पेट्रोल पंप में चला रहे हो और वही पेट्रोल पंप से फिर हमारे पास आएगा, घूम फिर के तो हमारे पास ही आएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो ऐसे नोटों को हम क्या करते हैं, इम्पाउंडेड करते हैं। क्या करते हैं, इनको जब्त करते हैं और जब्त करके फिर उनमें उनको पावती देते हैं। और जब्त करने के बाद अगर एक सिंगल नोट में, सिंगल डिपॉजिट में 5 से ज़्यादा अगर नोट पाए गए तो एफआईआर करते हैं। 5 से कम पाए गए तो उसको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट नोट के साथ पुलिस को सबमिट करते हैं। और पुलिस के पास जो है, पुलिस जो है जांच करती है कहाँ ये नकली नोट का गिरोह चल रहा है, क्या कोई सरदार है, क्या कौन लोग हैं चला रहे हैं, तो उनको जो है सजा दिलाने का काम पुलिस करती है। तो इसको गवाह के तौर पे इसको जो है पेश करने के लिए आपसे नोट ले जाती है। फिर जब इनका काम हो जाता है तो ये नोट को वापस करती है बैंक को। तो बैंक को वापस करने के बाद इसको जो है हमको रखना पड़ता है संभाल के, कितने साल तक, 3 साल तक। ये देख विभूति जी ने लिखा है, हिंदी में लिखता है, बढ़िया लिखता है, अच्छी राइटिंग अच्छी है। पुलिस के पास आने के बाद इसे 3 साल तक सुरक्षित रखना होता है। चलिए अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, री केवाईसी इज टू बी डन इन विच फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियम रिस्क कस्टमर। तो री केवाईसी पूछा गया है, जब भी हम खाते ओपन करते हैं तो उनका रिस्क रेटिंग करते हैं कि जो ग्राहक हैं वो कौन से रिस्क में है, लो रिस्क में है, मीडियम रिस्क में, हाई रिस्क में है। और जब इस रिस्क का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनके ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग करते हैं, फिर रिस्क का रिव्यू करते हैं और फिर उसकी रिस्क की रेटिंग करते हैं कि ये हाई है, मीडियम है एंड लो है। उसके आधार पर फिर इनकी री केवाईसी की जाती है, मतलब उनके केवाईसी दस्तावेज फिर से लिए जाते हैं, ड्यू डिलिजेंस किया जाता है, जिसमें केवाईसी में 3 दस्तावेज होते हैं। पहला होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस और तीसरा होता है फोटोग्राफ। तो ये अलग अलग रिस्क के आधार पर इनकी केवाईसी की जाती है। तो ये पूछा गया मीडियम रिस्क के लिए, तो मीडियम रिस्क के लिए 8 साल में एक बार फिर से केवाईसी जमा करना होता है मीडियम रिस्क के कस्टमर। तो मीडियम रिस्क के कस्टमर में जो होते हैं ना, जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप जो होते हैं, प्रोप्राइटरशिप होते हैं, कंपनी अकाउंट होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, एचयूएफ होते हैं, ये सब जो है मीडियम रिस्क में होते हैं। तो इनको जो है 8 साल में एक बार केवाईसी उनको करने होते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द CRAR ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज ऑन 30 सितंबर 2021। CRAR एक ऐसा टर्म होता है जहां पर अगर आप पूंजी को रिस्क के आधार पर जोखिम में लगा रहे हैं। बैंक का मूलभूत काम क्या होता है, पब्लिक से डिपॉजिट इकट्ठा करना और उसी डिपॉजिट को लोन के रूप में पब्लिक को देना। तो जब हम लोन के रूप में पब्लिक को देते हैं तो जिसको भी देंगे रिस्क होगा, रिस्क होगा ना। तो बेसल नियमानुसार जो लागू किया गया है, रिजर्व बैंक कहती है कि बैंक को कहीं भी पैसा अगर डिप्लॉय कर रहा है, लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो अपने पास कुछ पूंजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपने पास पूंजी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कैपिटल। और वो कैपिटल इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप किसी को लोन दे रहे हो, तो जो लोन दे रहे हैं वो पैसा तो किसी और का है ना, वो किसी ने जमा किया है, उस पैसे को आप उठा के किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। अगर वो पैसा दे दिया तो ठीक बात, नहीं दिया तो आपका पूंजी जो है गया। तो इसीलिए उसमें जो है कुछ पूंजी रखना होता है। तो हर लोन में कुछ रिस्क होता है, उस रिस्क के आधार पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसको बोलते हैं CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। CRAR का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। हर एसेट का एक रिस्क वेट होता है, एक जोखिम वेट होता है। उस रिस्क वेट के आधार पर हमको पूंजी रखनी होती है और वो बेसल के नियमानुसार वो पूंजी जो है आपको रखनी होती है। जैसे वो पूंजी 11.5% है, 9% जो है वो मैंडेटरी है और 2.5% जो है कैपिटल कंजर्वेटिव बफर है। तो दोनों मिला के 11.5%। टायर 1 कैपिटल में 7 है, टायर 2 कैपिटल में 2 है और 2.50% जो है कैपिटल कंजर्वेटिव बफर, मतलब 11.5% होना चाहिए। और ये क्राइटेरिया जो है बेसल 3 के हिसाब से 1 जनवरी 2023 में 11.5% कैपिटल होना चाहिए। लेकिन यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो CRAR है 14.67% है 30 सितंबर को। बहुत ही अच्छा माना जाएगा क्योंकि इनके क्राइटेरिया से ऊपर है ना। टारगेट जो था उनका लक्ष्य या जो भी है बेसल का मैंडेटरी है उससे ऊपर है 14.67%। निशांत जी ने पहले से ही आंसर टाइप कर दिया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। ये हुई ना बात, वाह वाह भीड़। स्टेट बैंक का फोटो जरूर लगा है, लेकिन आज के समय में ग्रामीण बैंक में सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है।
और ग्रामीण बैंक की भी बातें नहीं है, सभी बैंकों में ऐसी भीड़ लगती है ना यशवंत जी, है ना। आप हमारे यशवंत जी तो बैंक थोड़ा लेट हो जाते हैं जिस दिन, उस दिन घुस ही नहीं पाते हैं। सब लोग इधर लाइन में लगे रहते हैं तो उनको पीछे कर देते हैं, तो बोलते हैं अरे यार मैं ही बैंक खोलूंगा, मुझे जाने दो अंदर। वो जाने ही नहीं देते, समझते ही नहीं कि हमारे पास चाबी है कैश की, और उसको रोक के रखे रहते हैं। तो क्या करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, हमारे कंधों में बहुत बड़ी जवाबदारी है। आप सोचिए, आपको प्राउड फील होना चाहिए, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की परम शक्ति का आह्वान करिए, क्योंकि जितने लोग जो भारत के 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हैं, उनके घर का जो वित्त पोषण है आपके कर कमलों द्वारा होता है ना। सौभाग्य की बात है यशवंत जी, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप उनमें भागीदारी कर रहे हैं। उनको उसको वित्त पोषण को जो है आप एक माध्यम है, आप एक जरिया हैं। गांव में तो कई लोग बैंकर बाबू को भगवान मानते हैं, हमारे भगवान यही है, अन्नदाता बोलते हैं, है ना। जबकि अन्नदाता वो खुद होते हैं, क्योंकि वो खुद कृषि उपज कमाते हैं, उनसे अन्नदाता हैं, लेकिन आपको मानते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। उनके पैसों की सुरक्षा करना, सरकारी योजनाओं के पैसे उनके लास्ट माइल तक पहुंचाना। एक पेंशनर आता है, उसको आप पैसा देते हो 200-300 रुपया, उसके आंखों में क्या खुशी होती है। अगर उसको महसूस कर पाते होंगे तो आपको सारा जो दुख दर्द है वो भूल जाते होंगे। कितनी बड़ी जवाबदारी है। ये भाई साहब जो लाइन में लगे हैं पीछे, अगर इनको अगर पैसा मिल गया तो कैसे खुशी लगता है, सोच लो आप, देख लो जरा। एक किसान है, वो धान बेचा हुआ है, और 2 ट्रैक्टर का धान बेचा हुआ है, है ना। और उसको अगर पैसा मिल गया तो सोचिए यशवंत साहब, उसके घर में कितनी सारी खुशियां आएंगी। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया डीप अकाउंट के बारे में। मेरे सवाल से पहले बहुत सारे साथियों ने जवाब भी लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। एनी अमाउंट लाइंग विथ बैंक unclaimed for how many years or how many years or more years is required to be credited into deep fund, depositors education and awareness fund at RBI। पूछा गया है सवाल, अगर कोई खाते में कोई ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जिसका दावा कोई नहीं कर रहा हो, या उसको निकालने के लिए कोई नहीं आ रहा हो, तो ऐसे खातों को कितने साल तक अगर दावा नहीं करने आ रहा है, तो ऐसे खातों में जो राशि पड़ी हुई है उसको रिजर्व बैंक को भेजना होता है डीप फंड में, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। तो इसको बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। अगर किसी खाते में लेन देन नहीं होता है ना, लेन देन नहीं होता है, या उस खाते में निकासी नहीं होता है, मतलब उसको कोई क्लेम नहीं किया गया, तो ऐसे खाते जो हैं, आपको लगता होगा ऐसा कोई खाता थोड़ी ना होगा, कोई पैसा रख के थोड़ी भूल जाता होगा। लेकिन आप अपना बैलेंस शीट देखिए, एक एक जोन में, एक एक रीजन में कितना कितना पैसा आरबीआई के पास चला जा रहा है अनक्लेम्ड की वजह से। क्योंकि इसमें मल्टीप्लिसिटी काम करता है। अगर मान लीजिए 100 रुपये भी 1000 लोगों को जाता है तो कितना होता है, 1000 रुपये भी 1 लाख लोगों को जाता है तो कितना करोड़ होता है। तो आप देखिए कितना रुपए चले जाते हैं। कई बार तो गवर्नमेंट जो बिजनेस के अकाउंट होते हैं वो भी चले जाते हैं, रिजर्व बैंक को चला जाता है, तो आपका डिपॉजिट लॉस हो जाता है। और जब रिजर्व बैंक को चला जाता है ना यशवंत जी, अब वो कस्टमर घूम फिर के आपके पास आएगा ना, तो सीधा पहला आरोप लगाता है बैंक ने धोखाधड़ी करके मेरा पैसा खा गया, मेरे खाते में पैसा था कहाँ चला गया, पहला ही। क्योंकि ऐसे आरोप मैं सामना करता हूँ, मेरे पास आते हैं बहुत सारी शिकायत। तो बाद में हम देखते हैं कि वो आरबीआई को चला गया, फिर उसको समझाते हैं, फिर वो नहीं समझता है, नहीं ये हमारे मैनेजर साहब ही गड़बड़ किए हैं सर, वो खा गए पैसा मेरा। तो फिर उनको पैसा तुरंत दिलाना होता है। तो ऐसे केसेस में ड्यू डिलीजेंस करके सेम डे उनको पैसा दिलाना होता है, आपके नॉमिनल से डेबिट करके, फिर उनका क्लेम चार्टेड अकाउंटेंट से अप्रूव करके, फिर आपके जो नोडल ऑफिसर हैं, नोडल ऑफिसर के साइन से फिर वो सेंट्रल ऑफिस जाता है, वहाँ से वो रिजर्व बैंक से क्लेम होते हैं, और फिर वो प्रक्रिया जो है, वो पैसा जो है C2C के माध्यम से या आपके इंटरनल अकाउंट के माध्यम से आपको वापस मिलते हैं। लेकिन ग्राहक को जिस समय वो डिमांड करता है उसी समय पूरा मिल जाता है, उसका डिक्लेरेशन फॉर्म देने के बाद और KYC ड्यू डिलीजेंस करने के बाद। अब इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको अच्छे से पूरा लेन देन पता है तो कायदे से 15 से 20 दिन में हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप में सही तरीके से आपने उसको ठीक तरीके से भेज नहीं पाए तो टाइम भी लग जाता है। तब तक वो नॉमिनल खड़ा होता है, आपका नॉमिनल खड़ा होता है, तो फिर आपको एक स्क्रूटनी भी करनी पड़ती है ना। तो आप सही तरीके से इसको एक्सपीडाइट करेंगे तो पैसा जो है वो नॉमिनल से लिक्विडेट हो जाता है। तो एनी अमाउंट, अगर कोई अमाउंट है, अगर वो 10 साल तक कोई उसको क्लेम ना करे, ठीक है, कोई क्लेम ना करे, तो उसको अनक्लेम्ड हो जाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ लाइटर साइड, है ना, कि ये बंदा है पीछे खड़ा है,
वो बोलता है मैं तो रोज बैंक आता था, लेकिन मेरे को निकालने का मौका ही नहीं देता, मेरे आने तक बैंक बंद हो जाता। ऐसे करते करते 10 साल हो गया, उसका खाता आरबीआई में चला गया। वो बोला साहब सीसीटीवी फुटेज देख लो, मैं तो रोज बैंक आता था हमारे यशवंत जी के पास, लेकिन साहब मेरा नंबर ही नहीं आता था, पैसा ही निकल नहीं पाया। आप बताइए, मेरा पैसा खा गए, मोदी जी से कंप्लेंट करेंगे हम। तो ऐसा भी ना हो, इसके लिए आपको ना बराबर ग्राहक, आपके एरिया में ग्राहक मीटिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ग्राहक मीटिंग करनी चाहिए। 12 महीना होते हैं साल भर में, 12 महीना में 12 मीटिंग करिए ना, एक एक गांव में जाके, है ना। डम 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 डमरू वाला जाता है ना, वैसी मीटिंग करिए, उनसे मिलिए, उनको एक एक अवेयरनेस फैलाइए, एक स्कीम ये स्कीम ये। अगर मेरे आसपास कोई साथी हो तो मुझे भी लेके जाइए, मैं भी एक आध योजनाएं उनको बता दूंगा। मैं ऐसे करता था। मैं जो अपने इलाके में जहाँ काम करता था, अंबिकापुर तरफ मेरा जब पोस्टेड था, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। गांव गांव में जाके कैंप करना, उनको पूरी सब्जी खिलाना, फिर कोई थीम लेके उनको बात करना, कभी बचत खाते के बारे में समझाना, कभी डीप अकाउंट के बारे में बताना, कभी कंप्लेंट के बारे में बताना, कभी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना। तो ये आप पूरा तरह, आप जो है, आपके पास 12 महीना रहता है एक अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो जब आप जनसंपर्क करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें लीड के तौर पे आती हैं। अगला सवाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशल, व्हाट इज द इनकम क्राइटेरिया फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कुछ क्राइटेरिया पूछा गया है, और कि इनकम क्राइटेरिया कितना होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ये तो इंटरनल सवाल है क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ। क्रेडिट कार्ड को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बहुत हाई रिटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? रिटर्न्स ज़्यादा होता है, उसमें इनकम ज़्यादा होता है, और जो रिस्क भी ज़्यादा होता है। रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसीलिए हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव कस्टमर को उनको क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो है इस्तेमाल जो करेगा, जिसको आदत हो जाएगी, तो फिर वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, वो कुछ ज़्यादा हाई रिटर्न जो है पे करता है। और कई लोग जो अच्छे हैं, ग्राहक हैं, वो उनका सही उपयोग भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट कार्ड के इनकम क्राइटेरिया की बात देखें, तो मिनिमम 18,000 पर मंथ इनकम होगा, तो उनको बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं। अगर रिटेल खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड में, तो रिटेल खर्च के समय वो 1,000 का अगर खर्चा करते हैं तो 100 बोनस पॉइंट मिलता है, जिसको रिडीम कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनमें थोड़ा लाइबिलिटी कवर भी होता है, 5,000 रुपये तक के लाइबिलिटी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनका कवर होता है। फिर कुछ फ्यूल सरचार्ज वगैरह जहाँ होते हैं वो माफ़ होते हैं। कॉन्टेक्टलेस कार्ड है अगर, तो वहाँ पर भी जो 5,000 तक बिना पिन के वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एड ऑन कार्ड मिलता है। एड ऑन कार्ड मतलब एक क्रेडिट कार्ड रहेगा और उसमें 2 एड ऑन कार्ड मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने मैडम को, बच्चों को, उनको दे सकते हैं। मूल कार्ड एक रहेगा, उपयोग उन लोग अलग अलग करेंगे। सपोज आप तीनों मार्केटिंग करने गए हैं, यशवंत जी है ना, तीनों मार्केटिंग करने गए गोल बाजार में घूम गए, तो ऐसा ना हो कि पापा को खोजो पैसा देने के लिए, उधर बेटा दे रहा है पैसा, इधर मैडम दे रही है, और फिर बाद में वो गोलगप्पे वाले दुकान में सब मुलाकात कर लेंगे, है ना। आ जाना बेटा, सामान लेके ही आना, कार्ड तो सबके पास है। तो इसको बोलते हैं एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें 21 साल से लेके 65 साल तक है। और एड ऑन कार्ड के लिए जो बच्चे को ऐड करेंगे उसकी जो एज होनी चाहिए वो 12 ईयर होनी चाहिए। ऐसे तमाम फैसिलिटीज़ हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको अपने जो क्रेडिट कार्ड है, या अपने जो अलग से जो कार्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में, योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है? तो साइबर अटैक की या साइबर से जो भी आपकी पॉलिसी है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है परिवर्तन हो गया है। पहले सब बैंक में आके लेन देन करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है। कैशलेस इकोनॉमी की ओर से बहुत तेज गति से हमारा हमारा देश जो है बढ़ रहा है। हमारे देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी पे काम हो रहा है। एक सब्जी वाला है ना, ये समझिए, सब्जी वाला के पास जाओ तो पैसा आ गया, यार वो तो एकदम ऐसे भारत कैसे, क्या क्या स्कैन करके कोड काट के दे देता है। या वो पता नहीं, वो रेडियो टाइप का रहता है ऐसे, और 50 रुपए प्राप्त हुए यशवंत अग्रवाल जी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे कुछ आवाज आता है। आवाज नहीं आया तो मजा लेके आपको सब्जी दे दे, बोले साहब आवाज नहीं आई है, सब सब्जी रख दो यहाँ पर। है ना। तो ये डिजिटलाइजेशन पे बहुत अभी जो है काम हुआ है।
जगह जगह छोटे छोटे पान ठेले सब जगह डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। और तो आप लोगों को मजा आने लग गया है डिजिटलाइजेशन, डिजिटल तरीके से पेमेंट करने के लिए या लेन देन करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कुछ लोग जो है उसका दुरुपयोग करते हैं और पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है हैक करने की कोशिश करते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं और उनसे पैसा जो है फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केसेस में इनको फिशिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। फिशिंग में क्या होता है, बोलेगा कि मैं जो है बैंक हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, कैसे हैं, बढ़िया हैं, आपका एटीएम लॉक हो जाएगा, ऐसा वैसा 3-5, है ना। तो फिशिंग इज ए टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक ऑफन यूज्ड टू स्टील यूजर डाटा इंक्लूडिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स या ओटीपी नंबर, कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर लेने की कोई कोशिश करता है उसको बोलते हैं फिशिंग। तो आप कई तरह के फिशिंग्स होते हैं, देखिए आपको थोड़े लॉटरी का लालच दे देगा, कई बार बोलेगा कि आपको इतने रुपए का लोन अभी तुरंत क्रेडिट हो जाएगा, ये बता दो ओटीपी। कई बार कहा जाता है कि मैं आपका परिचित हूँ, इतना रुपए दे रहा हूँ, मुझे 20,000 काट के देना। बहुत सारे तमाम किस्म की हैं, आपके पास शिकायत आती होगी, आप लोग जानते भी होंगे। तो फिशिंग इज a type of attack often used to steal the user data, login credential and the card number and private information, confidential information अगर कोई चुराने की कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं फिशिंग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वाह है, मजा आ गया ना, सोना देख के मजा आता है ना यशवंत जी। Yes, sir. Yes, sir. 3 तरह का सोना है और तीनों एकदम जबरदस्त लगता है। एक तो सोना सामने है, देखो है, सोना देख के किसको अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही जबरदस्त लगता है, वाह मजा आ गया। कलर ही इसका शानदार है, सूरज जैसा कलर, मजा आता है ना यशवंत जी। Yes, sir. आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो हमारे, हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हमारे साथी हो, स्टूडेंट थोड़े ना, हम तो दोस्त हो हमारे। Yes, sir. तो ये जो सोना है इसको देख के, 3 तरह के सोना है और तीनों जबरदस्त होते हैं। एक होता है ये सोना जो सामने दिख रहा है, अच्छा लगता है ना। और एक सोना होता है, सोना जो जैसे नींद में सोते हैं, वो भी कितना अच्छा होता है, वो भी बहुत जबरदस्त होता है। और एक सोना होता है थर्ड सोना, बाबू सोना, बाबू सोना, वो भी अच्छा रहता है ना। तो 3 तरह के सोना होते हैं, तीनों जबरदस्त होते हैं। और जो है सोने में इन्वेस्टमेंट करना हर किसी को पसंद है, लेकिन एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना है भारत की, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें पेपर गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं, पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है इन्वेस्टमेंट पूछा गया है इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही पॉपुलर योजना है भारत सरकार की, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है सोने में, लेकिन सोना आपको नहीं मिलेगा, पेपर सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। सोने का जो रेट चल रहा है उसके आधार पर आप उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा जो है आपका इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क कम होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम जो है आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा मिनिमम 1 ग्राम, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है एक फाइनेंशियल ईयर में 4 किलोग्राम कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में। लेकिन ट्रस्ट या अदर एंटिटीज के केस में ये 20 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इंडिविजुअल पूछा गया इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम 4 kg होगा और मिनिमम 1 ग्राम होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये भी थोड़ा लेटेस्ट सा सवाल था। एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, एक कोड लेना होता है जिसको बोलते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। और ये ऐसे कौन से फर्म्स हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ये जरूरी होता है अगर उनके ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम जो है कितना से ज्यादा होता है, ये सवाल पूछा गया। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द LI India Limited. All single payment transaction of how much crore and above undertaken by the entity, non-individual, should include remittance just like RTGS, NEFT and beneficiary legal entity identifier information. अगर कोई नॉन इंडिविजुअल हैं, है ना, नॉन इंडिविजुअल हैं, एंटिटीज हैं, उनको एक लीगल आइडेंटिटी एंटिटी आइडेंटिफायर लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो कोड लेना। अगर वो लार्ज वैल्यू के ट्रांजेक्शन करते हैं, और वो ट्रांजेक्शन जो कैसे करेंगे, RTGS NEFT करते हैं, तो उनको एक एंटिटी लेनी होती है और वो होता है 50 करोड़। कितना होगा? 50 करोड़ एंड अबव के ट्रांजेक्शन अगर करने हैं तो उनको LI लेना होता है। कहाँ से? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड से लेना होता है। तो ये जरा रिसेंट पॉपुलर सवाल है।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। देखिए स्क्रीन पर पूछा गया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पॉलिसी के हिसाब से जो टर्न अराउंड टाइम है पर्सनल लोन डिस्पोजल करने के लिए, वो कितना है? तो व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर डिस्पोजल ऑफ पर्सनल लोन एज पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पॉलिसी? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पॉलिसी के हिसाब से जो टर्न अराउंड टाइम है पर्सनल लोन का कितना है? तो अलग अलग जो बैंकों में अलग अलग होता है। आप अपना डिस्पोजल देख लीजिएगा कि पर्सनल लोन के लिए कितने दिन का आपका जो टर्न अराउंड टाइम है। और यहाँ पर हमारे साथी ने जैसा बताया है कि पर्सनल लोन के लिए जो उनका टर्न अराउंड टाइम है वो है 2 डेज का है। कितना है? 2 डेज का है। मतलब आज एप्लीकेशन दिया तो 2 दिनों के अंदर या तो सैंक्शन करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, उसको पेंडिंग नहीं रखेंगे, डिस्पोज आप करना होगा। ये पर्सनल लोन के बारे में। ठीक उसी तरह व्हीकल लोन होता है, व्हीकल लोन का भी आपको जो है 2 दिनों के अंदर देना होता है। या अलग अलग पॉलिसी देख लीजिएगा। फिर हाउसिंग लोन होता है, हाउसिंग लोन के लिए 7 डेज होता है। फिर एजुकेशन लोन होता है, एजुकेशन लोन अगर विदाउट सिक्योरिटी है तो 2 दिन में, सिक्योरिटी है तो 7 दिन में। तो जो रिटेल के जो आपका टेट है, टर्न अराउंड टाइम है डिस्पोजल का, वो तो याद होना चाहिए। उससे 2 फायदा होता है, क्योंकि आप गर्व के रूप से आप जब मार्केटिंग करने जाएंगे तो उसको आप बता सकते हैं टर्न अराउंड टाइम, और आप जब 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्सनल लोन के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर जो टर्न अराउंड टाइम है वो आपका विदिन 2 डेज है। अब बात करते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट कैन बी गिवन एज ए डोनेशन। तो ये जो है इनका एक्सपेंडिचर पॉलिसी या जो भी आपकी पॉलिसी है, इनके बारे में से सवाल पूछा गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, कि अगर उनका जो नेट प्रॉफिट है उसका कितना % जो है डोनेशन के रूप में वो दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो उनका है 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट कैन बी गिवन एज ए डोनेशन। डोनेशन जो है दे सकते हैं नेट प्रॉफिट का 1%। तो ये तमाम सवाल जो आए थे ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कल के एग्जाम में आए थे। वैसे और भी सवाल आए हुए हैं, आने वाले सेशंस में करेंगे, क्योंकि एक सेशंस में 20 से ज़्यादा सवाल होने से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो 20-20 सवाल जो है हम लोग करेंगे। और ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, पूरा समय जो है हमारे पास कम पड़ जाएगा अगर इतने सवाल आए हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे। कई सवाल मैं आपके जो रिकॉल के लॉगिन सेक्शन में भी अपलोड करते जा रहा हूँ, क्योंकि कम से कम अगर सेशंस में चर्चा नहीं हो पाएगी तो आप लोग उनको रीड कर सकते हैं, और उनको रीड करते हुए आप आगे जा सकते हैं। तो आप देखिएगा जैसे यहाँ पर 20 सवाल है, तो कल ही मैंने पंजाब नेशनल बैंक के भी सवाल अपलोड किए हुए हैं, और अदर बैंकों के भी जो सवाल मेरे पास आते हैं उनको जैसा भी आता है वैसा मैं अपलोड कर देता हूँ, वो आप ताकि आप तुरंत आप लॉगिन सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। और जब हम लोग चर्चा करते हैं तो अलग तरीके से बातों बातों में तो चर्चा कर ही लेते हैं, जैसे हमारे यशवंत जी है, ऐसे गोट बात करते हुए तो हम लोग सवाल कर ही लेते हैं। और जब गोट बात करते हुए हम लोग सवालों पे चर्चा करते हैं तो ज़्यादा सवाल नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये सवाल जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाता है। तो ये कुछ सवाल थे आज हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। और मैं आप सभी का हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि हर वक्त जीने का जज्बा होना चाहिए, हर वक्त जीने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदलता है ना। समय बदलता है साहब, असली जो मुखिया है ना, असली जो दम है ना समय में है। बस हमें क्या है, ऐसे इंतजार करते रहना चाहिए, जैसे ना इंतजार करना चाहिए। खराब समय आया, जैसे दिन, एक दिन जो होता है पूरा उजाला नहीं होता, आधा उजाला आधा अंधेरा होता है ना यशवंत जी। तो हम क्या करते हैं, उजाले में काम कर लेते हैं, अंधेरा आता है तो हम क्या करते हैं, धैर्य रख लेते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं कि सवेरा आया, फिर हम काम पे निकलते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में अगर हमारे अंदर जो जीतने का जज्बा है वो बिल्कुल बरकरार होना चाहिए, क्योंकि जब दुख का समय आया तो हम थोड़ा धैर्य रख के रुक जाएंगे, तो जैसे ही उजाला आएगा फिर जीतने के लिए चालू, है ना। तो आप लोग हमेशा सीखते रहिए, हमेशा जीतते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। इसके पीडीएफ्स अपलोड हो जाएंगे, वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, जो साथी नहीं देख पाए सुबह देख लेंगे। अभी अब थोड़ा सा कुछ साथी अगर जुड़े हैं तो उनसे बात करेंगे। अनामिका जी हैं, और भी साथी जुड़े हैं जो सफलता पाए हैं, उनसे थोड़ा 1-1 मिनट बात कर लेते हैं तो हमारा भी हौसला अफजाई होगा, हमको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए अब सीधे चलते हैं आप लोगों के पास और थोड़ा बात करते हैं। अनामिका जी हैं?
अनामिका जी हैं लग रहा है ना कि चले गए, देखते हैं जरा। उस समय तो दिखे थे। हाँ 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 जी, भरत प्रताप जी कैसी चल रही तैयारी? मजा आ रहा है? आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक चल रही है सर, एक नंबर, जबरदस्त। जबरदस्त चल रही ना, बढ़िया होना चाहिए। बस ऐसे कड़ी दर कड़ी सीखते जाइए। मैं तो थोड़ा सा आपको सिखाने नहीं आता हूँ, आप लोगों से बातचीत करने आता हूँ। बातचीत करते करते थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, अलग बात है। बट और ज़्यादा अपने तरफ से आप पढ़ पाते होंगे क्योंकि सारी चीज़ें तो आपके पास है ना यशवंत जी? ठंडी ज़्यादा है क्या? आप कहाँ यस। अंबिकापुर में पोस्टेड है क्या? अभी रायपुर, रायपुर में है? रायपुर। अच्छा, रायपुर में इस बार ज़्यादा ठंडी है। वैसे ठंड रायपुर ज्यादा में लगे, ठंड ज्यादा बस। ज़्यादा नहीं रहती, इस बार ज़्यादा ठंडी इस है बार ना? ज्यादा। हाँ, अनामिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका जी थोड़ा आइए, आपका स्पीक माइक का अगर ऑन कर लीजिए। आपको हम बहुत सारे साथी हमारे शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको बधाइयाँ दे रहे हैं कि आज आपका रिजल्ट निकला है। कैसा हाँ, महसूस कर रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है सर। मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, मैं सोचा नहीं था, मेरा जितना प्रिपरेशन है हम सोचा नहीं था कि होगा। जब देखा तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप हमेशा डरते रहते थे कि सर मेरा हाँ कैसे होगा, सब तो आउट हो जा रहा है, ऐसे कह रहे थे ना? हाँ हाँ, हम तो जानते हैं, मैं हमेशा एक डर में थी कि मेरा होगा कि नहीं, कैसे होगा। लेकिन आज हमने बहुत एक अच्छा बात कही थी महसूस। आपको, आप फोन करते तो हमने एक बात कही थी कि हाँ अनामिका जी आप इस उद्देश्य के लिए मत पढ़िए कि सफलता मिलेगा। आप तो इस उद्देश्य के लिए पढ़ते रहिए कि सर पढ़ा रहे हैं, चलिए चलते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं। ऐसे करते आप लेट नाइट भी बहुत सारे सेशंस में रहते थे। और ये देखिए हाँ छोटा बालक भी आपका कितना खुश है आज, है ना? हाँ, मेरा छोटा बेटा है। ये भी सोता नहीं है सर, ये भी आपका वीडियो देखता रहता है। जब अच्छा तक मैं नहीं सोती हूँ ये भी नहीं सोता है मेरे साथ बैठ के, और मुझे पूछता है, माँ आज ये वीडियो क्या बैंका का देख रहे हो? अच्छा, हमको तो इसको पूछता है। आरबीआई की किताब, इसको आरबीआई की एक किताब भेजूंगा फाइनेंशियल लिटरेसी की। आप अपना एड्रेस मुझे भेजिएगा पर्सनल पे, मैं इनके लिए ना, ये छोटा जो बालक है इनके लिए आरबीआई की किताब भेजूंगा। और ठीक है उसको ना आरबीआई का एक स्केल टू मैनेजर बनाएंगे, बहुत प्राउड फील होगा, है ना? हम लोग तो ठीक है सर, नेशनलाइज थैंक यू। बैंकों में या ग्रामीण बैंक में काम कर ही रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे, अपने जो भी किड्स हैं उनको नाबार्ड और जो रेगुलेटरी बैंक हैं उनमें काम कराएंगे, ठीक है? ठीक है सर, तो थैंक यू। ज्यादातर जो आपके क्या रिटन एग्जाम में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्चुअली जब मैंने एग्जाम दिया तो पहले तो मैं बहुत डर रही थी, लेकिन उसके बाद तो अच्छा ही था। बहुत सारे सवाल ही मैंने जो पढ़ाई किया उसमें कुछ तो था कि ऐसे तुक्का मारा, लेकिन बहुत जैसे कि पॉलिसी से कुछ सवाल था, नॉमिनेशन का था, एक्ट नॉमिनेशन का, फर्नीचर फिक्सचर, ये सब सवाल तो एकदम मैंने पूरा मुझे पता था, तो एकदम फटाफट दे दिया। और इंग्लिश भी अच्छा ही हुआ मेरा। ओके, चलो बढ़िया है। तो अभी तो मतलब मैं आपको अभी से प्रमोशन की बधाई दे देता हूँ, है ना? तो कारण क्या है, बहुत कम लोग पास हुए हैं। 1971 वैकेंसी में से केवल 59 लोग ऑल ओवर इंडिया में पास हुए हैं। आप तो, आप तो काबिले तारीफ हैं। हाँ जी, यशवंत जी ताली बजा दीजिए हमारे साथी ताली की, बजा, है ताली। ना? ताली बजा दीजिए। बताइए, 1971 वैकेंसी, 59 लोग पास हुए हैं। आपको इंटरव्यू में आप जाना, बोलना सर आज मन नहीं कर रहा है, नहीं सवाल जवाब दूंगी, तब भी पास हो जाओगे आप। कैंडिडेट ही नहीं है। मतलब आपका कंपटीशन या जो भी क्या बोलते हैं आपका, जिसको काटना रहता है ना, मतलब प्रतिस्पर्धा ही नहीं, प्रतिस्पर्धा ही नहीं है ना? आप तो जाइए, आप तो वैसे भी अच्छा दिखते हैं, अच्छा अच्छे पहन के जाएंगे, बढ़िया ऑफिसर टाइप का लगेंगे, तो बोले ठीक है मैडम आप जाइए, आप तो ज्वाइन कर लीजिए, बोलेंगे। कोई सा ब्रांच आपसे पूछ लेंगे। अभी वही आपसे पोस्टिंग 4 का सवाल थोड़ा। पूछा जाएगा कि आप हाँ कैसे सर। बैंक आते हैं, कैसे बैंक में काम करते हैं, क्या करते हैं। आपको वहां दे देंगे तो पोस्टिंग जाएंगे क्या, ऐसा करके आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए, ठीक है? क्योंकि तो आपको सर क्या बहुत, बोलना है कि जहाँ भी पोस्टिंग दे देंगे हम चले जाएंगे? हाँ ऐसे ही बोला जाएगा कि सर मुझे जहाँ भी अवसर दिया जाएगा सेवा करने का, मैं अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ, अपने ज्ञान कौशल के साथ बेहतर तरीके से मैं निभाऊंगी और जरूर स्वीकार करूंगी, ऐसा करके बोलिएगा। ऐसा बोला ही जाता है क्योंकि आप समर्पित भाव से सेवा के लिए आए हैं, तो उसमें फिर ना नुकुर नहीं होता है। परिस्थितियां अलग होती हैं, उसके लिए फिर आपके पास एचआर पॉलिसी है,
और एचआर पॉलिसी में संभावनाएं दी गई हैं, प्रावधान दिए गया है, तो हम उसके लिए बात करेंगे, अलग बात है, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर एचआर पॉलिसी में जैसे मैटरनिटी लीव है ना, रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब यहाँ पर आपको एक आदेश दिया जा रहा है तो उसका पालन तो करना होगा, है ना। हाँ वो बात तो सही है सर। चलिए, और ठीक है कोई सर, सुझाव थैंक यू। देना चाहते हैं हमारे साथी? देखिए होनहार साथी लोग जुड़े हुए हैं जो आरआरबी में अभी एक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की साथी हैं, अभी हमारे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के साथी हैं, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के साथी हैं, इनका एग्जाम अभी बचा हुआ है, बाकी तो सभी मैक्सिमम लोगों का एग्जाम जो है हो गया है। तो कोई सुझाव, कुछ कहना चाहेंगे? आपने आपने इतना डर डर के कैसे तैयारी करी, थोड़ा बता दीजिए खुले मन से हमारे भरत जी को। मैंने सर वीडियो से भी ज्यादा मैंने पीडीएफ पढ़ा है। सच में मैंने जो भी वीडियो होता था तो मैंने एक बार देख लिया, लेकिन बाद में मैं सिर्फ मोबाइल में पीडीएफ पढ़ती थी और इंटरनल सर्कुलर भी पढ़ा है। तो मैं सबको कहती हूँ कि आप लोग पीडीएफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए। मैंने पीडीएफ से क्या होता है, नॉलेज बहुत बढ़ता है। वीडियो में सुनते हैं, कभी भूल जाते हैं, लेकिन मैं जैसे पीडीएफ में सीख लेती थी एक्चुअली। जो आप देते थे ना, मैं जितना हो ऐसे मैंने ट्राई करती थी कि इसको जितना हो सके मैं सीख लूँ एकदम, बिना देख के बोलती थी इसको सीख सीख के ऐसे। तो मैं पीडीएफ पे मैंने ज्यादा ये कि मैं सबको बोलती अच्छा, हूँ कि आप लोग। वो मॉक टेस्ट कितना काम आया? मॉक टेस्ट भेजते थे जो? हाँ, मॉक टेस्ट भी करती थी मैं। मॉक टेस्ट भी बहुत काम आया, मॉक टेस्ट भी करती थी। पीडीएफ पढ़िए, उसके बाद उसका मॉक टेस्ट करते रहिए। चलिए, बहुत पीडीएफ बढ़िया। पढ़ते रहिए। तो हम एक बार पुनः आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके क्यों इंटरव्यू सर, के लिए। आपका सपोर्ट के बिना तो ये नहीं होता सर। हाँ, और भी तैयारी करिए, क्योंकि इंटरव्यू अपना अंतिम पायदान है, उसमें भी हाँ, सर्वश्रेष्ठ करिए और अपने घर का गौरव बढ़ाइए, अपने घर का सम्मान बढ़ाइए, और जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बेहतर करिए और अपने आप को साबित करिए। एक मौका है, सुनहरा मौका है समाज की सेवा करने के लिए और अपने परिवार के गौरव बढ़ाने के लिए। और पीछे एक नन्हा सा बालक है आपके, उसको भी एकदम बढ़िया से स्मार्ट बैंकर बनाइए, आरबीआई का अधिकारी बनाएंगे। और वो देखो, अभी से इतना आदत पड़ गया आधे घंटे का सेशन देखने के लिए, तो बड़ा होकर तो वो खुद ही सब पूरा पढ़ लेगा। सेशन देखा आज भी पूरा सेशन देखा। जैसे अभिमन्यु टाइप का है ना, वो सब पढ़ लेगा। उसके बाद जब उसका एग्जाम आएगा तो उसका टॉप क्लास आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। हमारे भरत प्रताप जी सभी साथियों को जरा हौसला अफजाई कर देंगे और आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। भरत जी। हेलो। बोलिए भरत जी। हेलो। हाँ सर, आपके मार्गदर्शन में सब कुछ सकुशल होगा और सब सफलता को प्राप्त होंगे, यही कामना करते हैं। आज के सेशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं और सादर आपका अभिवादन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आप तो सब अच्छा अच्छा सबको बोलना सिखा दूंगा मैं, सबसे अच्छा, है ना। बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। तो चलिए, एक शानदार रात आपको भेंट करता हूँ। अपने मन को शीतलता प्रदान करिए और एक आत्मविश्वास प्रदान करिए और विजुअलाइजेशन के माध्यम से भी सीखिए। और कल फिर मुलाकात करेंगे नए ऊर्जा और उत्साह के साथ। कल हम क्रेडिट पॉलिसी वगैरह पे पढ़ेंगे और जो दूसरे बैंक के साथी जुड़े हैं उनके लिए भी इंटरनल सेशंस करेंगे। जितना बेस्ट हो सकता है अपनी तरफ से करेंगे। और इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी कल नए उत्साह ऊर्जा के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।